नमस्कार बच्चों। 10वीं क्लास के एसएस के विद्यार्थियों के लिए हमारा लेसन नंबर 4 चला हुआ है। इसका हमने एक पार्ट पहले कर लिया है। दूसरे पार्ट में हम करने जा रहे हैं आज इसका अभ्यास। और अभ्यास के अंदर देखिएगा कौन कौन से प्रश्न आते हैं। और जो लेसन नंबर 4 हमारा है ये है औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण के युग का हमने पाठ लगभग वो कर लिया है। ठीक है, पाठ करने के बाद अभ्यास करेंगे इसका। और अभ्यास के प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आते हैं इन प्रश्नों को हम करेंगे। आज की वीडियो में हम 3 प्रश्न करेंगे और इन तीनों प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से लिख लेना, याद कर लेना और याद करने के बाद इसको समझ लेना। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे अभ्यास के जो क्वेश्चन रहेंगे वो देखिएगा। मैं आपकी स्क्रीन पर इन अभ्यास के प्रश्नों की कुछ फोटोज हैं वो लेके आया हूँ, तो ये देखिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए। तो ब्रिटेन की जो महिला कामगार थी ब्रिटेन के अंदर, उन्होंने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए, ये बताना है आपने। तो महिला जो ब्रिटेन के अंदर जो महिला कामगार थी, महिला जो कार्य करने वाले, मजदूरी करने वाले जो महिलाएं थी, काम करने वाले जो महिलाएं थी, अब उन्होंने स्पिनिंग जेनी मशीन थी। वो क्या था, एक मशीन आ गई थी कपड़ा बनाने के लिए। पहले वो हाथ से बनाते थे, अब मशीन के माध्यम से बनाने लगी थी। अब जो महिलाएं काम करने वाली थी उनका रोज़गार छीनने का डर हो गया था। और छीनने का डर हो गया तो उन्होंने सोचा कि तुम्हारा काम है वो समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने जो स्पिनिंग जेनी मशीन है उन पर हमले करने आरंभ कर दिए। और ये टकराव है वो लंबे समय तक रहा, बहुत दिन तक ये टकराव चलता रहा, क्योंकि मशीनों को छोड़ करके महिलाओं से या हाथ से कार्य करने वाले जो लोग हैं उनसे कार्य करवाया जाए। तो ये पहला प्रश्न था। अभी स्पिनिंग जेनी जो मशीन थी उस पर महिला कामगारों ने क्यों हमले किए। तो क्यों किए थे, क्योंकि महिला कामगार चाहते थे कि मशीनों को छोड़ करके हाथ से कार्य करवाया जाए ताकि वे बेरोजगार न हो। दूसरा है हमारा पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। अब 17वीं शताब्दी की बात हो रही है और 17वीं शताब्दी में जो यूरोपीय शहर थे, इनमें सौदागर थे, वो गाँव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लग गए थे। क्यों करवाने लग गए थे ये देखना है आपने। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँव के किसानों और कारीगरों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पाद करवाते थे। किसके लिए उत्पाद करवाते थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए। कौन, यूरोपीय शहरों के जो सौदागर थे वो गाँव के जो किसान थे, कारीगर थे, उनसे सामान और प्रोडक्ट तैयार करवाते थे। किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए, ताकि वो उन प्रोडक्ट को, उस माल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सके। इसके बदले में क्या करते थे वो सौदागर, व्यापारी उनको पैसा देते थे। और उस समय यूरोप के देशों ने विश्व के कई भागों में अपने उपनिवेश स्थापित भी कर लिए थे। और उसमें क्या, यूरोपीय जो देश थे उन्होंने अपने उपनिवेश बढ़ा लिए थे। पूरे विश्व के अंदर कई भागों में उन्होंने अपने उपनिवेश है वो स्थापित कर लिए थे। दूसरे देशों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, वहाँ पर अपना व्यापार है वो चला रहे थे। इससे उनका व्यापार बढ़ने लगा, इसलिए वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। अब ज़्यादा व्यापार होगा, ज़्यादा क्षेत्रों में उनका अगर अधिकार होगा तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, तो व्यापार बढ़ने लगा और वस्तुओं की मांग भी बढ़ने लगी। और बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए, मांग बढ़ती है सामान की, तो उसको पूरा करवाने के लिए जो व्यापारी लोग थे उन्होंने क्या किया, सौदागर जो लोगों ने क्या किया, शहरों से काफ़ी जो उत्पाद था वो संपूर्ण मात्रा में नहीं मिल पा रहा था, उनको उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ताकि यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार थे उनकी मांग को पूरा करने के लिए उत्पाद जो उद्योगों में तैयार होता था, जो तैयार होता था हाथों से, उद्योगों से, उनसे उसकी मांग पूरी नहीं की जाती थी। इसलिए किसानों ने, सौदागरों ने क्या किया, किसानों को और जो कारीगर थे उनसे अपने उत्पाद तैयार करवाना आरंभ कर दिया। तो ये था हमारा 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लग गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है सूरत बंदरगाह। अब सूरत बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। 18वीं सदी तक हाशिए पर पहुँच गया था। अब सूरत बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, तटीय क्षेत्र गुजरात का, वहाँ पर सूरत बंदरगाह है। पुरानी बंदरगाह है, सबसे पुरानी बंदरगाह है सूरत बंदरगाह। और वो
18वीं सदी तक हाशिए पर, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। 18वीं सदी तक आते आते उस बंदरगाह पर जो व्यापार होता था जब पानी की जहाज़ों के माध्यम से, वो व्यापार है वो लगभग ख़त्म होने को चला गया था। तो बंदरगाह क्या होती है? बंदरगाह होती है जहाँ पर जो पानी में चलने वाली, समुद्र में चलने वाली बड़ी बड़ी जो जहाज़ें होती हैं, वहाँ पर उनका स्टैंड होता है, रुकती हैं और वहाँ से उनमें सामान उतारा जाता है और वहाँ पर उनमें सामान चढ़ाया जाता है और वहीं से दूसरे देशों में उसको व्यापार के लिए भेज दिया जाता है। तो 18वीं सदी में जो सूरत बंदरगाह थी हमारी, वो क्या हाशिए पर, मतलब लगभग ख़त्म होने के कगार पर पहुँच गई थी। क्या क्या था देखिए, 18वीं सदी के से पूर्व तक गुजरात के समीप समुद्र तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के द्वारा भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। तो इस बंदरगाह के माध्यम से जो भारत का जो व्यापार था वो खाड़ी से और लाल सागर की जो बंदरगाहें थी उनसे आपस में जुड़ा हुआ था। यहाँ का व्यापार भारतीय सौदागरों के नियंत्रण में था और पूरा जो व्यापार था वो किसके अधीन था? भारतीय जो सौदागर थे उनके नियंत्रण में था, उनके अधीन था। सारा व्यापार भारतीय सौदागर ही करते थे। लेकिन 1750 के दशक तक यह व्यापार कम होने लगा और लेकिन 1750 के दशक तक व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा। तब यूरोपीय व्यापारी शक्ति बढ़ती जा रही थी। क्यों कम होने लगा? क्योंकि अभी अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित था, वो ज़्यादा फैल चुका था। अंग्रेज़ अपने हिसाब से व्यापार है वो कर रहे थे, भारतीयों के साथ अब व्यापार उनका कम हो गया था। इस कारण से जो यूरोपीय शक्ति थी वो बढ़ती जा रही थी। उन्होंने स्थानीय शासकों से कई व्यावसायिक सुविधाएं प्राप्त भी कर ली थी और उन्होंने स्थानीय जो वहाँ के जो शासक थे, राजा थे, उनसे स्थानीय रूप से वहाँ की जो व्यापारिक सुविधाएं थी, व्यापार करने की जो सुविधाएं हैं, उन्होंने वो भी प्राप्त कर ली थी। और उसके बाद उन्होंने भारत में व्यापार पर अपना अधिकार भी जमा लिया था और व्यापार पर अपना एकाधिकार भी वहाँ पर अपना स्थापित कर लिया था। इस कारण सूरत बंदरगाह अपना महत्व खोने लगा। अब धीरे धीरे सूरत बंदरगाह, क्योंकि सूरत बंदरगाह थी वो भारतीयों के नियंत्रण में थी, और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपना जो व्यापार था वो मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई की जो बंदरगाहें हैं उनके माध्यम से वो काम करने लगे। वहाँ से अपना जो व्यापार हो करने लगे थे। और 17वीं सदी के अंत में सूरत बंदरगाह से होने वाला व्यापार कितना था? 1.6 करोड़ रुपए था। लेकिन धीरे धीरे 30 से 40 वर्षों में घट करके 30 लाख रुपए तक रह गया था। इतना 1.6 करोड़ रुपए का व्यापार होता था, लेकिन धीरे धीरे 30 या 40 वर्ष के अंदर ही क्या हो गया, ये व्यापार 30 लाख पर आकर के तो रुक गया और धीरे धीरे ये भी समाप्त हो गया। तो इस प्रश्न था हमारा भी, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी तक हाशिए पर क्यों आ गया? क्योंकि अब जो व्यापार का एकाधिकार स्थापित कर लिया था अंग्रेज़ों ने, और अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से अपनी व्यापारिक जो गतिविधियाँ थी वो किसी दूसरी बंदरगाह से करने लगे थे। अब सूरत बंदरगाह पर व्यापार नहीं हो पा रहा था। इस कारण से 18वीं सदी के अंत तक सूरत बंदरगाह है वो हाशिए पर पहुंच गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी? इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकर क्या होता है, कपड़ा बनाने वाले, तो उन पर निगरानी रखने के लिए क्या किया, गुमास्ते, वेतनभोगी कर्मचारी। गुमास्ते कौन थे? वेतनभोगी कर्मचारी थे, अंग्रेजी वेतनभोगी कर्मचारी, उनको नियुक्त किया। तो अंग्रेज क्या करते, अपने राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना हम भारत के व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित कर लें। और भारत का जो कपड़ा था वो विश्व में विख्यात था, विश्व में इसकी ज़्यादा मांग थी, और इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस कपड़े का जो व्यापार है इस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लें। तो उन्होंने क्या किया, इस पर अधिकार स्थापित करने के लिए अपने वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए, जिनको क्या कहा गया है, गुमास्ता कहा गया था। और गुमास्ते क्या करते थे, उन बुनकरों पर निगरानी रखते थे, नज़र रखते थे, उनको पेशगी देते थे, उनको माल खरीदने के लिए पैसा देते थे। और बदले में क्या था, बदले में था कि जो भी बुनकर अगर इन गुमास्तों के द्वारा कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल खरीदता है या पैसे लेता है, तो माल उस बुनकर को, उसी गुमास्ते को बेचना होगा, और वो गुमास्ते ईस्ट इंडिया कंपनी तक वो माल को पहुंचाते थे। तो धीरे धीरे इन्होंने अपने जो
माल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, अब बुनकरों पर उन्होंने अपना अधिकार हो गया। और गुमास्ते क्या करते थे, समय पर माल तैयार न होने पर गुमास्ते बुनकरों के साथ मारपीट भी करते थे और उन पर दबाव डाल करके उनसे कार्य भी करवाते थे। तो ये थे हमारे गुमास्ते भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया। अब प्रश्न आता है सेकंड हमारा, प्रत्येक वक्तव्य के आगे सही या गलत लिखें। तो सही या गलत बताना है। तो 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था। तो ये गलत है भाई, कि 19वीं सदी के आखिर तक यूरोप की जो कुल श्रम शक्ति का 80% काम नहीं हो रहा था, ये है उद्योगों में नहीं हो रहा था। गलत है, क्योंकि उद्योग तो स्थापित ही नहीं हुए थे। लगभग लघु उद्योग थे, घरों में जो कार्य करने वाले लोग थे उनसे ही कार्य किया जा रहा था। 18वीं सदी तक महिम कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। हाँ, ये बात सही है कि 18वीं सदी तक जो महिम बारीक सूती रेशमी जो कपड़ा था भारत का, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका दबदबा था, इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। तो अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। ये भी गलत है भाई। अमेरिकी गृह युद्ध के कारण भारत के कपास में गिरावट क्यों आएगी, इसमें कोई प्रभाव नहीं रहा भारत पर, कि अमेरिका में गृह युद्ध हुआ है तो भारत के अंदर कपास के निर्यात में कोई कमी नहीं आई। ये भी गलत है। अगला है, फ्लाईस्टाइल के आने से हथकंघा कामगार की उत्पादकता में सुधार हुआ। हाँ, ये सही बात है। फ्लाईस्टाइल आने से मतलब ये जो तकनीकी मशीन थी कपड़ा बनाने की, कपड़ा बुनने की, वो आने के बाद क्या जो कामगार थे उनकी उत्पादकता में और ज़्यादा सुधार हुआ। ये था हमारा सेकंड प्रश्न, सही और गलत। अगला क्वेश्चन हमारा है, आदि औद्योगिकरण का मतलब क्या है। ये पहला प्रश्न हमने, तीसरा जो क्वेश्चन है ये कल भी करवाया था और आज दोबारा फिर देख लीजिएगा इसको। उद्योग की स्थापना से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पाद होता था और यह उत्पाद फैक्ट्रियों में नहीं होता था। यह उत्पाद कहाँ होता था, लघु उद्योगों में या घरों पर होता था। उसको क्या कहते हैं, आदि औद्योगिकरण कहते हैं। क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए इंग्लैंड और यूरोप के जो अन्य देश थे वो बड़े पैमाने पर अपना उत्पाद है वो विदेशों में बेचते थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते थे, लेकिन उस समय उद्योग नहीं थे और उद्योग न होने के कारण जो माल कहाँ तैयार करवाया जाता था, वो माल तैयार करवाया जाता था लघु उद्योगों में, और उसको क्या कहा गया है, आदि औद्योगिकरण नाम इसको दिया गया है। तो ये प्रश्न थे हमारे भाई 10वीं क्लास के चौथा पाठ औद्योगिकरण का युग। 3 क्वेश्चन थे सामाजिक के और अभ्यास के, और अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे और अगली वीडियो तक इनको आप लिख लेना, याद कर लेना, समझ लेना। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो पूछ लेना। तब तक के लिए नमस्कार। तो ये क्वेश्चन थे हमारे सामाजिक के पाठ नंबर 4 औद्योगिकरण का युग। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।